हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर लेक्चर। प्री बोर्ड का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। दिस इज प्री बोर्ड नंबर 2 कंडक्टेड इन जनवरी 2024 और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये कंडक्ट हो चुका है, तो उसका सॉल्यूशन मैं करवा रही हूँ। 2 सेक्शंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो यहाँ रिपीट हो रहे हैं प्रैक्टिस पेपर में से, तो उन पर हम अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी हम इनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर सी से। 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सिद्ध कीजिए कि √2 - √3 एक अपरिमेय संख्या। प्रूव दैट √2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 तरीके से आप इसको कर सकते हो। पहले आप √2 को यानी वर्गमूल 2 को अपरिमेय दिखाओगे, फिर √3 को इरेशनल यानी अपरिमेय दिखाओगे। फिर आप कह सकते हो कि 2 अपरिमेय संख्याओं की घटा यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा एक तरीका और है हमारा जिसको हम लेकर चलेंगे 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये पूरे का पूरा नंबर जो है वो इरेशनल नहीं है। क्लियर, ये मेथड हम कई बार कर चुके हैं। लेट √2 - √3 इज नॉट इरेशनल। माना वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3 अपरिमेय नहीं है। जब कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो वो केवल एक ही तरह का रियल नंबर होगा। वो कैसा नंबर होगा? वो परिमेय होगा। और अगर कोई नंबर परिमेय है तो आप उसे p/q या a/b की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां आपके a और b पूर्णांक है। a एंड b आर इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम, यानी कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल 1 है। ये सारी बातें आपकी प्रैक्टिस में बार बार आ रही हैं। अब आप क्या करो कि √3 को साइड में ले जाओ, तो √2 इज इक्वल टू a/b प्लस √3। अगले स्टेप में आप दोनों का कर दो स्क्वेयर, तो √2 का स्क्वेयर कट के 2 रह जाएगा। इसको थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं, है ना। √2 का तो 2 रह जाएगा और इज इक्वल टू, इसको जब आप खोलोगे तो a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा a²/b²। √3 का स्क्वेयर करोगे 3 और प्लस 2a/b इंटू √3 आ जाएगा। सब चीज़ों को लेफ्ट में ले जाओ, 2 - a²/b² और ये आ जाएगा -3 और इज इक्वल टू 2a/b √3। भाई 2 में से 3 को माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा, तो ये रह जाएगा -1 - a²/b²। और इधर से जो ये टर्म्स हैं इनको भी उठाकर लेफ्ट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा b/2a इज इक्वल टू √3। ये एक प्रेफरेबल मेथड है 3 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए। प्रेफरेबल मीन्स मतलब मैं कहूँगी कि आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को करें तो बेटर रहेगा। अब और भी थोड़ा सॉल्व कर लो। एलसीएम, माइनस को तो कॉमन ले लो, b² को एलसीएम ले लो, b² + a² और ये हो गया b/2a √3। भाई b से अपना b कैंसिल हो जाएगा और अब देखो यहाँ क्या बचता है। ऊपर बचता है, नेगेटिव को तो अगर हम छोड़ दें, b² + a² और नीचे बचता है 2ab इज इक्वल टू √3। अब अभी हमने ऊपर देखा है कि a एंड b आर इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक है, और जब पूर्णांकों का हम ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये नंबर हमेशा क्या आएगा? रैशनल आएगा, परिमेय आएगा, ठीक है। क्योंकि a और b पूर्णांक है, अतः हमारा जो b², इट मीन्स जब b² + a²/2ab कैसी संख्या है? परिमेय है। जबकि ये बात हम सबको पता है कि वर्गमूल 3 कैसा नंबर है? अपरिमेय है। ये आपने लेके चलना है। हमें पता है कि √2 परिमेय नहीं है, √3, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर आप वो पहला तरीका करोगे जो मैंने बताया था, नहीं तो, है ना। तो ये हो जाएगा कि कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी बराबर हो नहीं सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। इसका मतलब हमारी जो शुरुआत में कल्पना थी वही गलत थी, और इसका मतलब जो दिया गया नंबर है वो परिमेय नहीं है बल्कि अपरिमेय है, रैशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है। तो इस तरीके से करें, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? √2 को अपरिमेय दिखाओ, फिर कह दो कि इसी तरह √3 भी अपरिमेय, और फिर उनका डिफरेंस अपरिमेय दिखा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। द्विघात बहुपद x की 2 × 9x जमा 20 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि कीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है?
एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20, इसके जीरोज निकालो, इसके रूट्स निकालो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड रूट्स ऑफ द कोफिशिएंट। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा राइट साइड में रिवाइज करा देती हूँ, या फिर यहीं लिख देती हूँ कि इसका कंपैरिजन हम करेंगे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से। अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं, a b c कोफिशिएंट्स होते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा को प्रूव करना होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल, और अल्फ़ा बीटा को प्रूव करना होता है सी बाई ए के इक्वल। तो इससे तुलना करने पर कंपेयरिंग विद दिस वन, तो देखो यहाँ a है और यहाँ एक्स स्क्वेयर के आगे 1 है, तो भाई a की वैल्यू 1 आ जाएगी, x के आगे माइनस 9 है तो b की वैल्यू माइनस 9 आ जाएगी, और कांस्टेंट टर्म 20। तो ये तो आ गए गुणांक यानी कॉफिशिएंट। ठीक है, अब हम इसके शून्यक निकालेंगे, इसको आप नाम दे सकते हो px। तो जीरोज ज्ञात करने के लिए, जीरोज के लिए आप px को 0 रखोगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म 9 है, 9 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ो या घटाओ तो 9 आए, गुणा करो तो 20 आए, तो 5 और 4 9 होता है, 5 चौके 20 होता है, 5 4 जा 20 एंड 5 प्लस 4 9 होता है। सिंपल सा मैथ है, तो फैक्टर आप कर लेना, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 आएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 और 4 आएगी, तो एक फैक्टर अल्फ़ा अपना 5 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर अपना बीटा 4 हो जाएगा। तो ये तो आ गए आपके जीरोज यानी कि शून्यक, और ये आ गए बच्चों आपका क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, गुणांक, कॉफिशिएंट्स आ गए। अब हमने इस रिलेशन को करना है वेरीफाई, बस इतना सा और रह जाता है। तो पहला रिलेशन ले लेते हैं, वेरिफिकेशन लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को चेक करना है कि वेरीफाई करना है, ट्रू होना ही चाहिए, ट्रू होना ही चाहिए सॉरी रॉन्ग नहीं आना चाहिए। तो अल्फ़ा की जगह 5 रखो, बीटा की जगह 4, माइनस बी की जगह माइनस 9 और 1, ये हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस 9, तो ये ट्रू है यानी सत्य है। सेकंड को वेरीफाई करो, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फ़ा 5 है, बीटा 4 है, सी अपना 20 है और ए 1 है, तो 20 इज इक्वल टू 20 आ गया, ये भी अपना ट्रू हो गया एंड वी आर डन। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई इंटरनल चॉइस आपको दी नहीं गई है, सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर में आपको 2-2 चॉइस दी गई, इसमें एक एक दी गई है। फाइनल में आपको 2-2 चॉइस सर्टेनली मिलने वाली है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी नॉर्म्स को हटा दिया गया है। 28वें पर आ जाओ, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 और खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। इंग्लिश में देखें, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7, यानी एक आदमी अगर 9000 कमा रहा है तो दूसरा 7000 कमा रहा है, 7000 7000 क्लियर हो रहा है। And the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save rupees 2000, दोनों के दोनों हर महीने 2000 रुपये बचा रहे हैं, तो उनकी इनकम कितनी है। ये अपना लीनियर इक्वेशन का अपना क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देखेंगे, हमने मान लिया कि जो आय है, जो दोनों की इनकम है, जो आय है या इनकम है उसकी रेशो 9:3 है। तो हमने मान लिया कि पहले व्यक्ति की आय, पहले ध्यान देना मेरी बात पर, पहले व्यक्ति की आय, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x, ठीक है, रेशियो को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लिया जाता है, दूसरे आदमी की इनकम हो गई 3x। अब हम बात करते हैं खर्चे की, एक्सपेंडिचर की, व्यय की, तो उसका रेशियो है 4, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 9:7 है ना, ये गलती कई बार फिर बाद में दिक्कत दे देती है। तो 9:7 था अपना इनकम का, 9:7, तो ये आ गया 7x, और एक्सपेंडिचर है 4:3, तो पहले आदमी का जो खर्चा है वो आ जाएगा 4y। अब यहाँ पर आपने कांस्टेंट डिफरेंट लेना है, और दूसरे का जो खर्चा आएगा वो 3y। अब दोनों मिलकर अलग अलग अपने उसमें से पैसे में से 2000 रुपये बचा रहे हैं। अब पहला आदमी 9x अर्न करता है, कमाता है, 4y खर्च करता है, तो बचत कितनी होती है, आय माइनस व्यय, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगी, सेविंग्स आ जाएंगी, बचत आ जाएगी। सिंपल सा मैथ है भाई, मैं अगर 100 रुपये कमा रही हूँ और 80 खर्च कर रही हूँ तो मेरे 20 रुपये बचेंगे ना, तो 100 में से 80 मुझे घटाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले को पकड़ लो, 9x में से 4y माइनस करोगे तो 2000 आएगा, और ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा पर्सन 7x अर्न कर रहा है, 3y माइनस कर रहा है, तो इसकी सेविंग भी 2000 है। तो ये 2 लीनियर इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी।
अब दो रैखिक समीकरण बन जाएंगे। आपने उनकी मासिक आय यानी मंथली इनकम बतानी है केवल। तो मंथली इनकम के लिए, आय के लिए आपको केवल x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ जाएगी तो 9 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनकी इनकम आ जाएगी। अब ये लीनियर इक्वेशन है तो इसको क्या करो, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकेंड को 4 से। ठीक है, ऊपर ले लेते हैं अपना स्क्रीन। अब देखते हैं, फर्स्ट को 3 से करो मल्टीप्लाई। 3 निम 27 या 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। इसको 4 से करो तो 4 7 जा 28। 4 हमें हमें केवल x की वैल्यू चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, तो मुझे y की वैल्यू नहीं निकालनी। इनको माइनस कर दो तो माइनस प्लस और माइनस, 12y से 12y कैंसिल, 28 बड़ा है तो माइनस का x आ जाएगा और ये माइनस का 2000 आ जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 2000 आ गई। अब मुझे y की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे निकालना क्या है, मुझे दोनों की इनकम निकालनी है। तो इनकम के लिए मुझे केवल x चाहिए। तो पहले व्यक्ति की आय है 9x, यानी कि बच्चों 9 इंटू में 2000 यानी कि 18,000 रुपीज़। और दूसरे व्यक्ति की इनकम, द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इज 7x यानी कि 7 इंटू 2000 यानी कि 14,000 रुपीज़। क्लियर है? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? उसने कोई एक्स वाई की वैल्यू नहीं पूछी, उसने कोई एक्सपेंडिचर नहीं पूछा। अगर वो पूछता कि दोनों खर्चा कितना करे, खर्चा समझ में आ रहा है, 18,000 कमा रहा है, 2,000 बचा रहा है, तो ये 16,000 खर्च कर रहा है, ये 12,000 खर्च कर रहा है। ठीक है ना? तो जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें ताकि आपको अदर क्वेश्चंस के लिए भी टाइम मिल सके। ये लॉजिक आपको समझ आ गया हो कि रेशियो का क्वेश्चन है, इनकम है तो सेम रेशियो है तो x यूज़ करना है, एक्सपेंडिचर है तो सेम कांस्टेंट यूज़ करना है, y यूज़ करना है। इसी में आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है, उस पर चलते हैं। नूरी वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत रिपीट होता है एग्जाम्स में। 5 वर्ष पूर्व, अच्छा कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि थर्ड चैप्टर में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो गया है। मेथड डिलीट हो गया है लेकिन आपको डिलीटेड एक्सरसाइजेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों वो ज़रूर सॉल्व करने हैं। स्टेटमेंट कहीं से भी आ सकती है, स्टेटमेंट डिलीट नहीं हुई है, मेथड डिलीट हुआ है। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? मेथड डिलीट हुआ है, स्टेटमेंट डिलीट नहीं हुई है। आगे बढ़ूं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी है, सोनू है, हाँ। नूरी 5 साल पहले, हाँ, तो 5 साल पहले नूरी जितने की थी वो सोनू से 3 टाइम्स थी 5 साल पहले। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की दुगनी हो जाएगी। 10 साल के बाद नूरी जो है वो सोनू से डबल एज में हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? 5 years ago नूरी वाज थ्राइस यानी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। 2 years later, अब ये देखो, ये देखो, अब यहाँ तो 2 लिखा हुआ है और यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट में गड़बड़ आ जाती है। तो हम देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट से इसको करेंगे। तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? आई कन्फर्म द स्टेटमेंट फ्रॉम NCERT और हम यहाँ 10 यूज़ करेंगे भाई, 10 यूज करेंगे। ठीक है, 10 आप अपना NCERT में स्टेटमेंट को चेक भी कर लेना। तो ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, 2 नहीं है 10 है, इसलिए स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंफर्म करना ज़रूरी होता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है कि दोनों की प्रेजेंट एज लेनी होती है, दोनों की वर्तमान आयु लेनी होती है। माना नूरी की वर्तमान आयु, भाई नूरी आज कितने साल की है, x वर्ष, वर्ष आना है ये, और माना सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब एक तो 5 साल पहले, एक 10 साल के बाद है। थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 5 years ago, 5 years ago 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी। अब एक बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने ऊपर अप्लाई करो कि अभी आप हो 14 साल के, तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी? तो आपकी एज थी 14 - 5, यानी जितने साल के आप अब हो उसमें से 5 माइनस कर दो। तो नूरी अब x ईयर्स की है तो उसमें से 5 माइनस कर दो, तो नूरी की एज हो जाएगी x - 5 ईयर्स। और भाई 5 वर्ष पूर्व जो सोनू की आयु थी वो कितनी हो जाएगी? y - 5 ईयर्स। ठीक है,
समझ आ रही है? सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एक बार में इक्वेशन बना देंगे। फिर 10 वर्ष बाद अगले क्वेश्चन पे अगली मतलब पार्ट पे आ जाओ कि 10 साल के बाद नूरी कितने की हो जाएगी। तो 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु x + 10 ईयर्स हो जाएगी। 10 ईयर्स के बाद सोनू की आयु y + 10 ईयर्स हो जाएगी। यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी आप सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, अब हम अपनी स्टेटमेंट पर चलते हैं। पहले 5 ईयर्स पहले देखते हैं। अभी मैंने यहाँ लिखा था कि जो नूरी है वो सोनू से 3 टाइम्स है 5 साल पहले, और जो नूरी है वो सोनू से डबल है 10 साल के बाद। इन दोनों बातों को आपने नोट करना है। अब देखो जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नूरी की 5 साल पहले आयु थी यानी x - 5 वो y - 5 का डबल था। हाँ, डबल नहीं ट्रिपल था, ठीक है, ट्रिपल था। तो ये हो गया x - 5, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, = 3y - 15। सबको इधर ले आओ तो ये बन गया x - 3y, 15 जमा माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो +10 = 0। और ये मेरी बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, डबल है नूरी, यानी कि 10 साल के बाद नूरी थी x + 10 ईयर की, सोनू y + 10 की, और नूरी उससे डबल थी एज में, तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो। x + 10 = 2y + 20, सबको लेफ्ट में ले आओ, x - 2y - 10 = 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को एक बार हम एक ही फ्रेम में राइट कर लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व बाय आइदर मेथड, है ना। 2 ही मेथड है हमारे पास। पहली इक्वेशन है x - 3y + 10 = 0, x - 2y - 10 = 0। अब दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, लेकिन साइन भी सेम है, तो अलग अलग साइन लाने के लिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये हो गया कैंसिल। 3 में से 2 गया, माइनस का y और +20 = 0। y नेगेटिव है तो राइट में ले जाओ, समझ में आ रही ना बात। तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, y की वैल्यू को यहाँ पुट करो तो x - 3y है, y की जगह 20 रखोगे, 23 × 60, 20 × 60 जमा 10 बराबर है 0, x - 50 = 0, और x की वैल्यू 50 आ जाएगी। क्लियर? यानी कि x 50 है, इसका मतलब नूरी अब कितने ईयर्स की है, 50 की, और सोनू कितने ईयर्स की है, 20 की। अब हम इसको 1 सेकंड लगाएंगे क्रॉस वेरीफाई करने में। इसने बोला 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी थी 45 की और ये थी 15 की, 15 थी 45, 15 3 = 45। 10 साल के बाद नूरी हो जाएगी 60 साल की, सोनू हो जाएगी 30 की, 30 दूनी 60, और ये 15 थी 45। तो वेरीफाई होगी हमारी स्टेटमेंट। तो ये बहुत ही आसान सा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, स्टेटमेंट को जरूर वेरीफाई कर लेना, हिंदी मीडियम वाले भी देख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना देख लेना। कुछ का तो आइडिया आ जाएगा, नहीं तो आप अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कराना। कई बार अगर ऐसी मिस प्रिंटिंग पेपर में हो जाती है तो आपको उसके पूरे मार्क्स दिए जाते हैं अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो। अरे ये इंटरनल चॉइस तो यहाँ गिवन है, ठीक है, 2 इंटरनल चॉइस मिल गई हैं अब तो आपको यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पर। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल इज अ रोम्बस। दिया है वगैरह खुद लिख लेना। क्या दिया है? एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके बाहर एक समानांतर चतुर्भुज है, ध्यान देना, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर है, देर इज ए पैरेललोग्राम। हाँ, ABCD is a parallelogram circumscribing a circle with center O। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जो A केंद्र वाले वृत्त के परिगत है। तो जब ये समानांतर चतुर्भुज है तो AB तो CD के इक्वल है। इसको दिया है करके लिख लो थोड़ा सा ना, दिया है, मैं और भी थोड़ा लिखना है लेकिन ये मैं वैसे ही यहाँ बता रही हूँ कि जब ये पैरेललोग्राम है तो AB साइड तो CD के इक्वल होगी और AD साइड BC के इक्वल होगी। इज इट क्लियर विद ऑल ऑफ यू? भाई ये साइड तो इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके। हमें शो क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये असल में एक रोम्बस है, असल में एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब ऑल साइड्स इक्वल। ये पहले भी आ चुका है सैंपल या प्रैक्टिस पेपर में, फिर भी मैं अच्छे से बता रही हूँ आपको, देखेंगे ध्यान से। रोम्बस है, रोम्बस का मतलब चारों साइड्स इक्वल, AB = BC = CD =
AD। अब सुनो, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली इसके, अगर मैं AB को BC के इक्वल दिखा दूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं दिखा दूं कि AB और BC बराबर है और BC AD के बराबर है, तो BC तो AD के बराबर आ जाएगा और AB ऑलरेडी CD के बराबर है, तो चारों अपने आप बराबर आ जाएंगी, चारों अपने आप बराबर आ जाएंगी। तो बस यही काम हमने करना है, हमने केवल दो एडजेसेंट साइड्स को, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, आमने सामने की भुजाएं तो पहले से ही बराबर है, हमने अब केवल एडजेसेंट यानी कि दो आसन्न भुजाओं को यानी AB को और BC को बराबर दिखाना है एंड वी आर डन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना प्रमाण के लिए हम क्या लेंगे कि किसी भी सर्कल में आउटर पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। किसी भी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है, इस बात को आप लिख भी देना। तो ये जो है ये सर्कल D तो आ चुका है ना, D तो आ चुका है, तो यहाँ E ले लो और ये जहाँ ये इसको टच कर रहा है इस पॉइंट को F ले लो, इसको G ले लो और इसको H ले लो। ये जो समांतर चतुर्भुज है, ये जो पैरेललोग्राम है, हम लिख देंगे कि ये सर्कल को EFGH पॉइंट पर टच करता है। अब प्रमाण के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या यूज करना है कि ये एक सर्कल है और सर्कल में किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो बराबर होती है। इस कॉन्सेप्ट को आपने यूज करना है। आप यहाँ पर उस रिजल्ट को पहले लिखोगे, क्लियर है। फिर अब देखो B पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं BE और BF, दोनों की लंबाई बराबर है। C से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं CG और CF, तो CG और CF की लेंथ बराबर है। A से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं AE और AH, दोनों की लेंथ बराबर है। और D से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं DG और DH। आप एक बात का ध्यान रखना, दोनों HH एक तरफ, दोनों FF एक तरफ, दोनों GG एक तरफ, दोनों EE एक तरफ। और अब हम इन चारों को यहाँ पर कर देंगे ऐड। इन चारों को मैं जोड़ दूंगी, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ूंगी, ध्यान देना, BE प्लस CG प्लस AE प्लस DG और राइट में राइट इज इक्वल टू BF प्लस CF प्लस AH प्लस DH। जो बच्चे रेगुलर मुझे देख रहे हैं उन्हें पता है मैं ये पहले भी करवा चुकी हूँ। BE और AE देख लो, ये रहा AE और BE मिलकर बन जाएगी साइड AB, CG और DG मिलकर बन जाएगी साइड CD, BF और CF मिलेंगे BC और ये बनेगा AD। क्लियर हो गया। लेकिन हमें ये पता है कि AB तो CD के इक्वल है, तो ये AB है तो मैं यहाँ भी CD की जगह AB लिख दूँ तो ये बन गया AB प्लस AB, और BC AD की जगह मैं BC लिख दूँ तो ये बन गया 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB BC के इक्वल आ गया। AB की लेंथ BC के इक्वल आ गई, बट AB तो CD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है, तो इन तीनों को जब मैं कंक्लूड करती हूँ तो AB BC के बराबर है, वो AD के बराबर है और वो CD के, चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी और गिवन जो हमारे पास पैरेललोग्राम था वो रोम्बस बन जाएगा, यानी कि ये समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज बन जाएगा। तो बहुत ही आसान सा प्रूफ है, इसका कोई मुश्किल नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं पूरा पेपर एक ही वीडियो में आपको करा देती तो आपको बेनिफिट हो जाता। ठीक है, तो ये है अपना cos A बाय 1 प्लस साइन ए माइनस, इसी में देख लें स्टेटमेंट, मुझे राइट नहीं करनी पड़ेगी, 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट। लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का ना LCM ले लो, ये बन गया 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वेयर ए, और माइनस बाहर रखते हुए ध्यान देना, कॉस LCM लोगे ना, कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा, ऐसे काटना नहीं है, और यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर। इसको ओपन कर लो, कॉस स्क्वेयर ए माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB, और डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहने दो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इस राइट में मुझे चाहिए 2 सीकेंट ए, आंसर को याद रख लेना, मुझे चाहिए है 2 सीकेंट ए।
तो इसको और हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा कॉस स्क्वेयर ए -1 माइनस साइन स्क्वेयर ए और माइनस का 2 साइन ए, है ना, और ये आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इसमें तुम क्या करो कि इन दोनों को तो एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। इसको एक साथ लेने का क्या बेनिफिट होगा कि ये जो यहाँ मैंने टिक किया है इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो 1 आगे आ जाएगा और कॉस स्क्वेयर ए पीछे चला जाएगा। क्लियर है? ये हो गया माइनस साइन स्क्वेयर ए और -2 साइन ए। बाकी को मत छेड़ना, अभी मैं यहाँ आइडेंटिटी लगाने जा रही हूँ। कौन सी आइडेंटिटी वो अभी देखते हैं। हम सबको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए क्या होता है, साइन स्क्वेयर ए, तो इसकी जगह पे अब आप लगा दोगे साइन स्क्वेयर ए माइनस का साइन स्क्वेयर ए और एक माइनस का साइन स्क्वेयर ए पहले से है और ये हो गया -2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। करते चले जाया करो अपने आप, बस थोड़ा बहुत तो देखो आइडिया कहीं लेना भी पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। अब ये दोनों साइन स्क्वेयर ए मिलकर हो गए -2 साइन स्क्वेयर ए और -2 साइन ए और ये हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर न्यूमरेटर में आप देख सकते हो -2 साइन ए कॉमन है तो यहाँ तो बच गया साइन ए और यहाँ बच गया +1, नीचे बच गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ब्रैकेट कैंसिल हो गई, ये आ गया -2 साइन ए बाय कॉस ए, ये आ रहा है टेंजेंट। अब जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है देखो उसके अकॉर्डिंग तो यही आंसर आएगा। बहुत ही ज़्यादा मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर यहाँ आपको प्लस मिलता, देखो अभी मैं करके ही दिखा देती हूँ, अगर आपको यहाँ प्लस मिलता तो आपका ये आंसर आता। कैसे? हम एक अलग कलर का पेन लेकर इसको जल्दी से मैं अभी प्लस में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ नीचे आ जाओ तो ये आपका बनता कॉस स्क्वेयर ए +1 प्लस साइन स्क्वेयर ए, ध्यान देना ब्लू कलर वाले पे ध्यान देना, और डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वेयर ए जमा साइन स्क्वेयर ए 1 होगा और एक 1 ऑलरेडी है तो 2 हो गया ना। देख लो 2 + 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। ऊपर से 2 कॉमन लोगे, ध्यान देना, तो ये बनेगा 1 प्लस। मुझे स्टार्टिंग में भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है इसमें, बट मैं कहा चलो भी अपना प्रोसीड करते हैं। तो 2 बाय कोस ए यानी कि 2 सीकेंट ए आ गया। इट मीन्स आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आंसर रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया हमारा आंसर आया -2 टेंजेंट है। दोनों तरीके से आपको समझना चाहिए, प्लस वाले से तो और भी आसान है। बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग है इस पेपर में, तो अगर आपको ऐसा पेपर में मिलता है तो आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करके आना है। अपनी तरफ से आपने स्टेटमेंट को मॉडिफाई नहीं करना है। जहाँ अब तक आपका आंसर निकलता है वहाँ तक आप सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि लास्ट में इस तरह देखो फाइनल में 99.99% ऐसी मिस्टेक्स नहीं मिलती हैं। अगर 1% 0.001% मिलती हुई हैं तो आपको उनके लिए पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, बट क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि प्लस होगा तो 2 सीकेंट ए आएगा, माइनस होगा तो -2 टेंजेंट ए आंसर आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसी का और वाला पार्ट। कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस हम इस फॉर्म से अगर स्टार्ट करें तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, उसमें थोड़ा रैशनलाइजेशन टाइप में आ जाता है। अब ये आपकी स्टेटमेंट है 1 माइनस कोस बाय 1 प्लस कोस। इसको क्या करो, रैशनलाइजेशन की टाइप में कर दो भाई, नीचे वाले के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो और अपोजिट साइन से डिवाइड कर दो। ऊपर आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है ना, फ्रेम में रख लेते हैं आंसर को भी। अब इसको सॉल्व कर दो, नीचे वाली जो टर्म है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और -2 कोस थीटा बाय साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को सेपरेट कर दिया सबसे मैंने, ठीक है, सेपरेट कर दिया। अब इसको देख लो क्या बन गया, 1 बाय साइन क्या होता है कोसिकेंट, तो ये तो बन गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोस बाय साइन क्या होता है कोटेंजेंट, तो ये बन गया कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। और इसको ध्यान से देखो, मैं यहाँ रफ में करके दिखा रही हूँ, ऊपर है कॉस थीटा और नीचे साइन का स्क्वायर है, तो एक साइन को अलग कर लो और एक साइन को अलग।
ये बन जाएगा कोटेंजेंट और 1/sin बन जाएगा कोसिकेंट। तो ये बन जाएगा 2 कोसिकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वेयर, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें ज़्यादा आसान पड़ेगा, अपना राइट हैंड साइड से शुरू करो, 2 ही मिनट में कवर हो जाएगा। और सेक्शन नंबर सी का लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, जिसका केवल मैं आंसर लिखूंगी। 52 पत्तों के अच्छी तरह से फेंटे गए गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्वीन ऑफ रेड कलर, लाल रंग की 2 बेगम होती है, चार अपनी क्वीन होती है जिसमें से 2 रेड होती है, तो 2/52 यानी कि 1/26 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी। फेस कार्ड 12 होते हैं, जे क्यू और के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52, 4 तिये 12 और 13 चौके 52, ये सेकंड का आ गया। पान की दुग्गी 2 ऑफ हार्ट एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/52। तो इस सेक्शन को बस इसको ऐसे शॉर्ट में करेंगे। अब हम अगले सेक्शन पर चलेंगे, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर डी। थोड़ा लंबा है लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस मैं शॉर्टकट में कराऊंगी, क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस पेपर में भी अपना रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 32, ऋतु धारा के अनुकूल 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 20 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस हो जाती है, डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ये भी ध्यान रखना कि अब ये 4 है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो जो पूछा गया है सबसे पहले तो उसी को सपोज कर लो। स्थिर जल में ऋतु की चाल, ठीक है, ऋतु की चाल, स्पीड ऑफ ऋतु हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर है। स्ट्रीम की चाल यानी धारा की चाल हमने ले लिया y किलोमीटर पर आवर है। अब जब हम धारा के अनुकूल, या मैं कहूँ कि जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है उस टाइम पर ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल का मतलब है उसकी स्पीड तो थी x और उसमें वाटर की स्पीड भी ऐड हो गई, तो x + y किलोमीटर पर आवर। अब जो वो पानी के साथ साथ जा रही है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो 20 है और टाइम 2 है। ध्यान देना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर और टाइम जो लग रहा है वो उसको 2 घंटे लग रहा है। इन तीनों से अपना एक इक्वेशन बना लो, ठीक है। इन तीनों, दोनों में वैसे टाइम बराबर लग रहा है तो इनको हम बराबरी से भी अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना क्या फॉर्मूला होता है STD का, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, फिर मैं बाद में इधर ला दूंगी। तो टाइम है 2 घंटे, दोनों में इसको 2-2 घंटे लग रहे हैं। तो डिस्टेंस कितनी थी 20 और स्पीड कितनी थी x + y। ये अपना पहली कंडीशन बन गई, इसको एज इट इज रखो। अब हम अगर बात करें धारा के प्रतिकूल चलने की, मीन्स अगेंस्ट द वाटर, यानी कि अपस्ट्रीम जब वो चलती है, तो जब हम पानी के अगेंस्ट चलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम पानी के अगेंस्ट चलते हैं तो पानी हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर वो x की स्पीड से जा रही है और पानी y की स्पीड से जा रहा है तो वो उसकी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर देगा और x - y किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रह जाएगी। डिस्टेंस इस केस में केवल रह जाती है 4 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर कर पा रही है, केवल और केवल 4 किलोमीटर। टाइम वही 2 घंटे लग रहा है उसको। आ रही मेरी बात समझ में? उसी 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रही थी, पानी के साथ जा रही थी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 2 इज इक्वल टू 4/x - y। ये सेकेंड कंडीशन हमारी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को अपना सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ 2 से अपना ये कट कर दो, 10 आ गया, इसको इधर ले जाओ। तो ये बन गया x + y इज इक्वल टू 10 और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाओ, ये बन गया x - y इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को भी भाई इसके नीचे यहाँ लिख दो, ठीक है। तो अरे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। कट करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो x 6 और y 4, अपना जो स्टार्टिंग में सपोज किया था वहीं पर देखो, x 6 यानी ऋतु की स्पीड है
6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड की या स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये लीनियर इक्वेशन का अपना क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है ये भी मैं कई बार करवा चुकी हूँ, सैम्पल पेपर में भी आ चुका है, प्रैक्टिस पेपर में भी। ये थेल्स थ्योरम है। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित होती हैं। प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ ट्राइंगल parallel to one side of a triangle intersecting other two sides in distinct point, then two sides are divided in the same ratio। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 5 मार्क्स के लिए, और वो थेल्स थ्योरम है। तो मैं बहुत जल्दी इसको कराऊंगी। जिन बच्चों को डिटेल सॉल्यूशन देखना है मेरे प्रीवियस सैम्पल पेपर में आप देख सकते हो। मान लिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी सी के पैरेलल लाइन एल जा रही है जो इस ट्रायंगल को डी पे और ई पे कट कर रही है। तो आपने क्या प्रूव करना है कि ए डी बाय डी बी का जो रेशियो है वो ए ई बाय ई सी के इक्वल है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम डी से एक परपेंडिकुलर डी एम ले लें, यहाँ ड्रॉ करेंगे, और ई से एक परपेंडिकुलर ई एन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। बी को ई से मिलाएंगे और सी को डी से मिलाएंगे। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे अपना ट्राइंगल। ध्यान देना, ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी ई और नीचे वाला ट्राइंगल डी बी ई, दोनों लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल सीधा मैं प्रूफ करा रही हूं, और लेफ्ट वाला ये वाला ट्रायंगल दिख गया सबको। ट्रायंगल डी बी ई का क्षेत्रफल, ट्रायंगल डी बी ई का क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो जब मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करती हूं तो मैं आधार लूंगी यहाँ पर ए डी, और AD पर ये EN परपेंडिकुलर आ रहा है, अभी अभी मैंने आपको बताकर ड्रॉ किया है। तो AD गुणा EN, ठीक है, डिवाइडेड बाय, जब मैं ट्रायंगल DBE की बात करती हूँ तो ये मेरा बेस होगा, और इस बेस को आगे बढ़ा दूँ तो EN ही इस पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 इंटू DB इंटू ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये आ जाएगा AD बाय DB, मेरी लेफ्ट साइड आ जाएगी। अब हम फिर से लेंगे ऊपर वाला ट्राइंगल ADE और राइट साइड वाला ट्राइंगल DEC, ये वाला। तो अब हम लेंगे ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल, एक सेकेंड, ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल और बटे में राइट साइड वाला ब्लू ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल। ठीक है, एक मेरा सैम्पल पेपर वाला लेक्चर आप देख सकते हो। प्रैक्टिस पेपर में मैंने लगभग आधा घंटा 20 मिनट सारे इस थ्योरम पर लगाए हैं। तो जिनको अभी तक ये समझ नहीं आई है और अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो अपने प्री बोर्ड के बाद देख लेना भाई, अभी अगर इतना टाइम नहीं है तो बाद में आप उस लेक्चर को देख सकते हो। तो AE को बेस लेंगे और AE पे DM परपेंडिकुलर है, तो 1/2 AE इंटू DM, और नीचे वाला लूँ तो EC को बेस लेंगे और EC जब आगे बढ़ेगा तो DM ही इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखो DM 1/2, मैंने ट्रिक्स भी बता रखी हैं उसके अंदर आपको। अब ये दोनों साइड्स आ गई, लेकिन दोनों मुझे इक्वल दिखानी है, तो दोनों का ऊपर वाला पार्ट तो सेम है, नीचे वाला अलग अलग है। तो अब सुनो, ध्यान से देखो, ये जो लेफ्ट वाला येलो ट्रायंगल है ये वाला, और जो राइट वाला ये ट्रायंगल है, दोनों एक ही बेस DE पर हैं। दोनों ट्रायंगल ध्यान से देख लेना, ट्रायंगल DEB और अपना ट्रायंगल DEC, दोनों का आधार एक ही है जिसका नाम DE है, और दोनों इन दो समानांतर रेखाओं DE और BC के बीच में है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया सेम है। अब इस रेशियो का ऊपर वाला भाग ऊपर वाले के बराबर है, नीचे वाला भाग नीचे वाले के, तो ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होगा, और जब ये बराबर होगा तो इनकी राइट हैंड साइड में जो आंसर आ रहा है वो भी बराबर होगा। तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC आ जाएगा। तो अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी भुजा खींची जा रही है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करेगी। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट विल डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। वेरी फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। 34 पे आ जाओ। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है, और गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी जितना उसका वॉल्यूम है
उस वॉल्यूम का 30% और कर दो तो इतनी उसके अंदर चीनी की चाशनी है। क्लियर है? 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन विच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। गुलाब जामुन ही बना लेते हैं। एक ऐसा गुलाब जामुन है कि भैया ये सिलेंड्रिकल है और यहाँ पर 2 स्फेरिकल एंड्स इन पर अपने लगे हुए हैं। ये इस तरीके से ऐसी शेप का गुलाब जामुन बनाया भाई किसी हलवाई ने, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 है, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि पूरे के पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका पूरे का पूरा जो डायामीटर है, अब डायामीटर जब 2.8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया, और बीच में अब मैं ये जो ब्लू कलर की लाइन खींच रही हूँ ये सिलेंड्रिकल पार्ट की लंबाई कह लो। गुलाब जामुन को टेढ़ा कर लोगे तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो जाएगी। तो बेलनाकार पार्ट का जो रेडियस है वो 1.4 है, जो हाइट है वो 5 में से 2.8 माइनस करके 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ गए ना भाई? 1.4 तो इधर से माइनस कर दिया रेडियस, 1.4 इधर से माइनस कर दिया, तो बीच का जो ये ब्लू पार्ट बचेगा वो इतना ही बचेगा ना, और सिलेंड्री हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस ऑलरेडी 1.4 सेंटीमीटर है। अब एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन या एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा? बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन जमा 2 अर्धगोले हैं। सुन लो ध्यान से, देयर आर 2 हेमिस्फीयर्स, 2 हेमिस्फीयर्स 2 अर्धगोलों का आयतन। भाई इनका आयतन अलग अलग मत निकालना, इनको एक फॉर्मूला में रखो और एक ही बार में सॉल्व करो। बेलन का वॉल्यूम होती है πr²h, 2 अर्धगोलों का मतलब होता है कि एक गोले का, एक स्फीयर की वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। दोनों में से πr² कॉमन ले लो तो ये बच गया h प्लस 4/3r। सुन रहे हो ना? h 4/3 और पाई तो बाहर चला गया, r² बाहर चला गया इंटू r। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। अब वैल्यूज पुट कर दो, ये आ जाएगा 22/7। r का ध्यान रखना 14/10 है, यानी 2 7 14, 2 5 10, तो मैं यहाँ लिखूंगी 49/25। अब h पे आ जाओ, h है 22/10, 22/10 का मतलब हो गया 11/5, तो 11/5, थोड़ा जल्दी कर जाती हूँ मैं, 11/5 प्लस 4/3 इंटू में रेडियस आ गया 7/5। डेसिमल को हटा दोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, 7 7 जा 49, 22 7 154 और बटे में आ जाएगा 25। ब्रैकेट में ना यहाँ ध्यान दो 15 है तो 15 एलसीएम आएगा, 5 तिये 15, 11 तिये 33 और 4 7 28, ये आएगा आपका। मैं इसको अभी भी डेसिमल में नहीं बदलूंगी। 8 और 3 11, 3 और 2 5 और 1 6 बटे 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे एक गुलाब जामुन का आयतन आया है। मुझे कितनों का निकालना है? 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो ये जो वॉल्यूम आई है, मैं ये बात मैंने वॉल्यूम का और इसका चैप्टर लास्ट ईयर अपलोड भी किया हुआ है, बार बार मैं ये बात बता रही हूँ कि ऐसे डेसिमल वगैरह में मत करना, लास्ट में एक बार कैलकुलेशन करो, आसान पड़ेगी। तो ये आ गया 15 तिये 45, तो ये आ गया 154 गुणा 61 को 3 से कर दो तो 3 एकम 3, 3 6 18, 183/25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया है सभी गुलाब जामुनों का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ऑल गुलाब जामुन। अब ये कह रहा है कि फाइंड कितना सिरप उसके अंदर लगेगा अगर वो उसकी वॉल्यूम का 30% है। वॉल्यूम आ गई सारे गुलाब जामुनों की। अब ये कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो अब हम लास्ट में अपनी फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। तो 45 गुलाब जामुनों में जो चाशनी होगी वो उसके आयतन का आयतन का कितना होगा? 30%। बस अब इस वॉल्यूम का 30% करके फिर फाइनल आपने अपना डिवाइड वगैरह
कर देना है। तो 154 इंटू 183/25 इंटू 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और आगे अभी ये कट नहीं होगा, तो इसको अभी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये तो 3 को कर लेते हैं पहले। 183 से 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3 और 2 5 और 154 मल्टीप्लाई इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको रहे कि भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं, आपने खुद करना है। 4 9 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, 4 5 20 और 1 21। 5 से करोगे तो 5 9 45, 4 5 चौके 20 और 4 24, 2 5 5 25 और 2 27 और 1 से करोगे तो 9 4 और 5। ठीक है, ये 6 9 और 5 14, 9 और 1 10 और 1 11 और 4 15, 1 4 और 1 5 और 12 13 14 1 8। ये आ जाएगा 84,546/25 और भाग अब अपने आप कर लेना। 338 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा, उन चाशनी होगी उस 45 गुलाब जामुन के अंदर। तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और अब इसका और पार्ट और देखते हैं जिसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट मिसिंग है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या स्टेटमेंट है वो। तो ये है बेटा आपके 34th क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। तो एक बेलनाकार, एक सिलेंड्रिकल शेप है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें कि आपकी एक सिलेंड्रिकल शेप है और जिसका व्यास 1.4 है, ठीक है, जिसका डायामीटर 1.4 है और जिसकी ये जो कंप्लीट हाइट है ये 2.4 सेंटीमीटर है। और इसी में से एक कोनिकल शेप सेम हाइट और सेम रेडियस की काट ली जाती है। इस तरह से इसके अंदर से ये शेप अगर काट ली गई है तो जो बचता है, जो शेप बचती है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब जो बचेगा ना वो अंदर वाला बचेगा, बाहर वाला बचेगा और नीचे वाला बचेगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ये क्वेश्चन भी आपका प्री प्रैक्टिस पेपर में आ चुका है। तो जो रेडियस है बच्चों वो 1.4/2 यानी कि 0.7 यानी कि 7/10 सेंटीमीटर होगा। सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है, जिसे मैं 24/10 लिख देती हूँ। तो ये तो बेलनाकार भाग का डायमेंशंस हो गई हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने हो तो सभी भागों को आपने लेना है। अब जब मैं शंकु की बात करती हूँ, अब देखना ये देख लेना कि मुझे शंकु में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अब मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, उसमें एल की भी ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है। तो इसका भी जो रेडियस है वो तो सेम है 7/10, हाइट भी सेम है 24/10, लेकिन मुझे इसमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, जो कि होती है h² + r² का अंडर रूट। तो h का स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर यानी कि बच्चों 576/100, r का करोगे तो 49/100 और ये 625/100 बनेगा, यानी कि 25/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको जितना भी भाग दिखाई दे रहा है, मेरी बात को सुनना, अंदर से खोखला कर दिया तो अंदर से तो ये कोनिकल दिखाई दे रहा है, तो इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर से सिलेंड्रिकल। ऐसे गिलास कभी देखे आपके घरों में भी हो सकते हैं कि बाहर से तो बहुत बड़ा दिख रहा है, अंदर उसमें देखोगे तो ऐसे डिजाइन बना हुआ है, मतलब कम जगह है उसके अंदर। और एक नीचे वाला, एक तो नीचे वाला हिस्सा दिखेगा, बाहर से सिलेंड्रिकल दिखेगा और अंदर से शंक्वाकार। तो जो पूरे का पूरा जो टोटल सरफेस एरिया है वो किस किस को जोड़ के बनेगा ये देख लो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन के आधार का, जमा शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πrh, आधार का होगा πr² और शंकु का होता है πrl। इन तीनों में से πr कॉमन ले लो, पाई और r कॉमन हो गए तो ये बच गया 2h + r + l। पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट और हमारा बस क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए। तो पाई की जगह मैं रख दूंगी 22/7, r की जगह मैं रख दूंगी 7/10, 2h, h है 24/10, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48/10, r रेडियस है 7/10 और l है 25/10। ये फ़ायदा होगा जो हमने कट नहीं किया, तो अंदर अपना 10 LCM आ जाएगा, 22/10, 10 10 10, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। 48 और 7 55, 55 और 5 60 और 20 80/10, कट के 8 आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 5
10, ये 80 और ये भी मत करो, मैं तो कहती हूँ ये भी मत करो। देखो मैं अभी क्या करूँगी, 8 बचा ना, ऊपर आ गया 22 8 176 बटे 10 और 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ये तब है जब आप भाई कट नहीं करते हो 10 वगैरह को, नहीं तो मैं यहाँ पर भी अपना 48 और 10 को कट कर देती, 25 और 10 को कट कर देती, फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ता। तो ये आपकी इंटरनल चॉइस में था। ये है लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यम नहीं माध्यक है ये 525 है, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, यदि कुल बारंबारता 100 है, द मीडियन इज 525, फाइंड एक्स एंड वाई। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है अपना डाटा, ये है बारंबारता, मीडियन दे रखा है, तो मीडियन के लिए आपको बनानी है संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मैं यहीं बना दूंगी। 2 5 और 2 7, 7 में x जोड़ोगे तो 7 प्लस एक्स, उसमें 12 जोड़ोगे तो 19 जमा एक्स, 19 में 17 जोड़ोगे तो 9 और 7 16, 1 और 1 2 और 1 3 36 जमा एक्स, 36 में 20 जोड़ोगे तो 56 जमा एक्स, और उसमें y जोड़ोगे तो 56 जमा एक्स जमा वाई। 56 में 9 ऐड करोगे तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई, उसमें 7 जोड़ोगे तो 72 जमा एक्स जमा वाई, और ये हो जाएगा 76 जमा एक्स जमा वाई। अब यहाँ से जो ये टोटल डाटा है वो 100 है, तो पहला काम तो आप क्या करोगे, 76 प्लस एक्स प्लस वाई को 100 के इक्वल रखो, एक्स प्लस वाई को राइट में ले जाओगे तो 76 को राइट में ले जाओगे, 100 में से माइनस करोगे 24 आ जाएगा। अब इसने पहले ही बोल दिया कि मीडियन 525 है, यानी कि मीडियन वर्ग, माध्यक वर्ग ये है, ये माध्यक वर्ग है, तो ये तो आपकी हो जाएगी एफ। और इसके सामने अब ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, 3 और ये 4 और 17 के सामने ये है, और 20 के सामने ये है 56 जमा एक्स, तो ये 36 प्लस एक्स जो है ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 6th नंबर पे है तो 1 2 3 4, 5th नंबर पे सी एफ आ जाएगा। ये सारी बातें आपने लिखनी है क्योंकि मीडियन 525 है, इसलिए माध्यक वर्ग 500 से 600 हो जाएगा, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ देखो n 100 है तो n/2 कितना हो जाएगा 50, f कितना आ गया 20, cf कितना आ गया 36 जमा x, और हमें क्या चाहिए l यानी कि लोअर लिमिट, तो मीडियन क्लास वो है तो ये 500 आ जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, एक रिलेशन हमारे पास पहले से आया हुआ है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, उनको पुट कर दीजिए एंड फाइंड द आंसर। तो m की वैल्यू है 525, L की वैल्यू है 500, n/2 का मतलब है 50, CF का मतलब है 36 जमा एक्स, और F का मतलब F 20, और H का मतलब होता है क्लास इंटरवल। तो 0 से 100 में 100 का फर्क आ रहा है, तो यहाँ आपका 100, देखो ये 20 से 100 कैंसिल होके 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, 525 में से 500 को माइनस करोगे तो इधर 25 बचेगा, और यहाँ ये बचेगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स, और गुणा में आ जाएगा 5। इस 5 से इस 25 को काट सकते हो, इधर रह गया 5, 50 में से 36 गए 14 माइनस एक्स, एक्स को राइट में ले जाओ, 5 को राइट इधर ले आओ, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ 9 रखोगे तो 9 जमा वाई बराबर है 24, तो y की वैल्यू आ जाएगी 24 में से 9 गए 15, x 9 आ जाएगा, y 15। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है हमारा, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर डी, और बहुत जल्दी से मैं अब आपको सेक्शन नंबर ई करा देती हूँ, जिसमें 3 क्वेश्चन है अपने केस स्टडी के। किसी कक्षा में 4 मित्र 4 बिंदुओं पर बैठे हुए हैं, सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। चंपा चमेली आती है, क्या तुम सोचते हो ABCD एक वर्ग है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। अब ये उन्होंने यूं का यूं क्वेश्चन आपको दे दिया, मैं आगे देख रही हूँ कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन में करने लायक कुछ है नहीं, फिर भी मैं कराती हूँ कि 4 पॉइंट्स हैं A B C और D। तो भाई अब तुम A के कोऑर्डिनेट्स देखो, तो ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, मैं यहाँ साथ साथ लिख रही हूँ। A के कोऑर्डिनेट्स है 3,4। अब तुम B के कोऑर्डिनेट्स देखो, मैं पूरा नहीं कराऊंगी इस क्वेश्चन को, मैं पहले बता रही हूँ, मैं हिंट दूंगी आपको इसका सिर्फ। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 7, 6 और 7। C ये रहा, तो C के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 4, और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 1।
अब अगर चारों को मिलाकर ये स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको 6 डिस्टेंसेस निकालनी होंगी। अगर ये फिगर, इसने बोला डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करो तो आपको ए बी सी सी डी डी ए और दोनों डायगनल निकालने होंगे, ए सी और बी डी। और आपको क्या दिखाना होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और डायगनल ए सी और डायगनल बी डी अगर दोनों विकर्ण बराबर आ जाएं, चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी, तो ये फिगर हमारी क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। तो मैं केवल ए बी आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। फॉर्मूला एक में मैं लिख भी देती हूँ, आप भी एक ही बार लिख देना एग्जाम में। x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर का अंडर रूट, 6 में से 3 माइनस करेंगे, एक पार्ट में बहुत अच्छे से आपको करा देती हूँ, 7 में से 4 को माइनस करेंगे अंडर रूट, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वेयर 9, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वेयर 9, 9 और 9 18 का अंडर रूट। 18 को मैं लिख सकती हूँ 9 दूनी 18 यानी कि 3√2। तो जो आपकी ए बी डिस्टेंस है वो 3√2 आई है। आप अपने आप बी सी सी डी डी ए निकालेंगे, वो भी इतनी ही आएगी। ऐसे ही आप ए सी निकालेंगे, ये ए है और ये सी है, तो 9 में से 3 गए 6 का स्क्वायर और 4 में से 4 गए 0, 36 यानी ये 6 आएगा। बी डी भी आप चेक कर सकते हो, ये बी है और ये डी है, तो ये आ रहा है 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये भी 6 आ रहा है। तो आपका ए सी बी डी इक्वल आ जाएंगे चारों डिस्टेंसेस, तो ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल से लेवल का क्वेश्चन था। अब 2 पार्ट और हमारे रह जाते हैं, जल्दी से इनको देख लेते हैं। केस स्टडी में डायरेक्ट क्वेश्चन ही डाल दिए इन्होंने। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, यानी कि ये भी एच है और ये भी। 2 इक्वल पोल्स स्टैंड कर रहे हैं किसी रोड के दोनों साइड पर। यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, यहाँ से ये एंगल 60 और ये एंगल 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। तो इसको x मान लो, ए पी को और पी सी को y मान लो, और हमने अपना ये कैलकुलेट करना है। कोई मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट थी। ये वाला लेफ्ट वाला ट्राइंगल ले लो ए पी बी, और आप देख सकते हो कि टेंजेंट, एक मिनट एक चीज़ और देखो, थोड़ी सी गलती मैंने कर दी, 80 मीटर, हाँ जी जल्दबाजी है मुझे, थोड़ा लग रहा है कि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस 80 है, तो ये x है, तो ये 80 माइनस x आ जाएगा। 2 वेरिएबल नहीं ले सकते ना। तो लेफ्ट वाला ट्रायंगल में ले रही हूँ, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर यानी h बाय बेस ए पी यानी x, तो ये हो गया √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। एक्स को राइट ले जाओ तो h की वैल्यू आ जाएगी √3x। अब अपना आप ले लो भाई राइट वाला ट्रायंगल, इसका नाम है ट्रायंगल DPC। इसमें जब तुम लोगे टेंजेंट 30 तो वो हो जाएगा h बाय 80 माइनस एक्स। टेंजेंट 30 हो गया 1/√3, h की जगह रख दो √3x बाय 80, h की जगह ये वाली वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर। अब इसको उठा के सॉल्व कर दो एंड वी आर डन। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, ये 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स, √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे 3x, इस x को राइट में ले जाओ, 3x में जुड़ेगा 4x, डिवाइड करोगे x की वैल्यू 20 आ जाएगी। x की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो √3 इंटू 20, हाइट आ जाएगी 20√3 मीटर, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रिस्पेक्टिवली कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस 20 हो जाएगी और ये डिस्टेंस 60 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और अब जल्दी से देखते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। भारत मानव शक्ति की कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन में योगदान देने वाली मजबूत तकनीक और इंजीनियरिंग क्षमताओं के कारण प्रतिस्पर्धी विनिर्माण स्थान है भारत का। भारत का आना था। इस किसी कारखाने में टीवी सेट का उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। एपी है, छठे वर्ष में 16,000 सेट और 9वें वर्ष में 22,600 सेट का उत्पादन किया। इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्ट रन्स। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन ए फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। 6th ईयर में 16,000 प्रोडक्शन कर रहा है, मान लो पहले ईयर में ए करता है, डी डिस्टेंस से वो बढ़ रहा है, तो 6th टर्म हमारी 16,000 है और 9वीं टर्म हमारी 22,600 है। ये उसने दे रखा है। ये पूछता है 8वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, तो पहले ए और डी निकाल लो, उसके बाद जो पूछे वो कर दो। एपी की 6th टर्म हो जाएगी a + 5d
एपी की 9th टर्म हो जाएगी a + 8d और दोनों को कर दो माइनस, -3d 0 0 6 12 में से 6 गए 6 और माइनस से माइनस कट जाएगा। डी की वैल्यू 2200, यानी हर साल 2200 टीवी सेट का उत्पादन बढ़ रहा है। इस 2200 को यहाँ रखोगे तो a जमा 5 गुणा 2200 2200 इज इक्वल टू 16,000। 22 पंजे 110 होता है तो ये 11,000 आ जाएगा, बराबर है 16,000। 16,000 में से 11,000 माइनस करोगे तो ए वैल्यू आ गई 5,000। यानी पहले 5,000 किए फिर 2200 की। अब आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, 8वें साल में कितना उत्पादन किया। तो आपने A8 निकालना है जो कि हो जाएगा A + 7D यानी कि 5,000 और D 2200 है तो उसको 7 से करोगे तो 15,400 आएगा। 0 0 4 5 और 5 20,400 20,400। दूसरे पे आ जाओ। पहले 3 वर्षों के दौरान कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का मतलब 3 साल में जो प्रोडक्शन हुआ है उसका सम निकालना है, यानी कि आपने कुल मिलाकर S3 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो S3 का हो जाएगा 3/2 2a 5,000 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आ जाएगा। n 3 है, 3 में से एक करेंगे 2 और d अपना 2200 है। बस इसको सॉल्व कर दो। 3/2 देखो मेरी बात सुनो, 22 दूनी 4400, 10,000 में जोड़ोगे तो 14,400, 2 से डिवाइड करोगे तो 7200 और 0 0 3 दूनी 6 3 7 21,600 टीवी पहले 3 साल में प्रोड्यूस किए गए हैं। और लास्ट है किस वर्ष में उत्पादन 29,200 है। तो 29,200 कौन से नंबर की टर्म है। तो हमने मान लिया कि nth नंबर की टर्म 29,200 है, ये हमने मान लिया। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, a + n - 1 × d बराबर है 29,200। a की जगह 5,000 n - 1, ठीक है। डी है 2200, डी है 2200 बराबर है 29,200। 5,000 को तो राइट में ले जाओ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2200 n - 2200 एंड 29,200 - 5,000। ये हो जाएगा 2200 n - 2200 0 0 2 4 24,200। इसको इधर ले जाओ और जोड़ दो तो 2200 n 2200 n इज इक्वल टू 24,200 जमा 2200 0 0 4 6 2 26,400 हो गया। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई और n की वैल्यू आ गई 264/22। 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, यानी कि थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा कि 12 ईयर्स में 12th ईयर में 12वें साल में 12th ईयर में जब n 12 है 12th ईयर में यानी कि 12वें वर्ष में जो उत्पादन है वो 29,200 हमारा होगा। तो ये आपका लास्ट था केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी के नाम पर एक ही क्वेश्चन दिया गया, बाकी 2 तो आपको एज इट इज NCERT में से दे दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल सा प्री बोर्ड का पेपर था और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।